श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की को इलॉबरेट किया था। संस्कृतिकरण, जैसा कि श्रीनिवास ने बताया था, नाम से स्पष्ट है, संस्कृतिकरण है निम्न जाति द्वारा उच्च जाति के जीवन संस्कार, रीति रिवाज, परंपराओं को अपनाना, यानी उनके समान जीवन विधि को अपनाना संस्कृतिकरण कहलाता है। संस्कृतिकरण की जो परिभाषा है वो कई लोगों ने करी, लेकिन तत्पश्चात भी आज श्रीनिवास ने जो संस्कृतिकरण को बहुत अच्छे से समझाया, मैं उसको आपके सामने स्पष्ट करना चाह रही हूँ। संस्कृतिकरण की श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिकॉर्ड्स ऑफ अमंग द सोसाइटी द संस्कृतिनाइजेशन, संस्कृतिकरण का उन्होंने विचार दिया था। उसे परिभाषा देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में निचली या मध्य हिंदू जाति या जनजाति या अन्य कोई समूह अपनी प्रथाओं, रीति रिवाजों, जीवन शैली को उच्च प्राय द्विज जाति की दिशा में बदल देते हैं। प्राय से परिवर्तन के साथ ही वे जाति व्यवस्था में उस स्थिति से उच्चतर स्थिति के दावेदार भी बन जाते हैं जो कि परंपरागत रूप से स्थानीय समुदायों ने प्रदान करता आया। संस्कृतिकरण का स्पष्ट उदाहरण कथित है कि निम्न जातियों के लोगों द्वारा द्विज जातियों के, द्विज हम यहाँ पे उच्च जातियों को बोला है, उच्च जाति के अनुकरण में शुद्ध शाकाहार को अपनाते हैं। जैसा कि ऊंची जातियाँ या ब्राह्मण जातियाँ शाकाहारी जीवन अपनाती हैं, तो अनुकरण में शुद्ध शाकाहार को अपनाना, जो कि परंपरागत रूप से अशाकाहारी भोजन के विरोधी नहीं होते हैं। यानी वो लोग जो निम्न जाति के लोग हैं जो परिवर्तन कर रहे हैं, वे सामान्यतः शाकाहारी हैं, लेकिन क्योंकि वे द्विज जाति का अनुकरण कर रहे हैं, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में अपनी संस्कृति को उच्च जाति की संस्कृति के समान बनाना चाहते हैं, इसलिए वे अशाकाहारी भोजन के विरोधी ना होते हुए भी शाकाहारी भोजन को ही अपना रहे हैं। एम एन श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण केवल नई प्रथाओं व आदतों का अंगीकार करना ही नहीं है, बल्कि संस्कृत वाक्य में विद्यमान नए विचारों और मूल्यों के साथ साक्षात्कार करना भी इसमें आता है। वे कहते हैं कि कर्म, धर्म, पाप, माया, संसार, मोक्ष आदि ऐसे संस्कृत साहित्य में उपस्थित विचार हैं जो कि संस्कृतिकृत लोगों के बोलचाल में आम हो जाते हैं। और यह परिघटना जैसे नेपाल में था, हमारे खास, मगर, नेवार, थारू आदि लोगों में भी देखी गई है। यद्यपि जो एम एन श्रीनिवास थे, उन्होंने यह अध्ययन मैसूर के कुर्ग जाति के लोगों के अंतर्गत करा था, लेकिन सेम यही संस्कृतिकरण की प्रक्रिया नेपाल में खास, मगर, नेवार, थारू लोगों में देखी जा सकती है। यानी संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए एम एन श्रीनिवास ने बताया कि इस अवधारणा के माध्यम से भारतीय संरचना व संस्करण में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया। परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर गतिशील रहती है। अब हम बात करते हैं संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में। तो संस्कृतिकरण की विशेषताओं के अंतर्गत सबसे पहले आता है प्रक्रिया का होना। संस्कृतिकरण की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि संस्कृतिकरण एक प्रक्रिया है और धारण गतिशील रहती है, और इसकी ये जो धारणा है ये सदैव गतिशील रहती है। यानी ऐसा नहीं है कि कुछ समय संस्कृतिकरण हुआ उसके पश्चात यह बंद हो गया, अपितु यह प्रक्रिया निरंतर ही चलती रहती है और यह एक प्रक्रिया है ना, और यह धारणा भी गतिशील है। दूसरा है उच्च जातियों का अनुकरण। संस्कृति की प्रक्रिया में निम्न हिंदू जाति व अन्य समूह या जनजातियाँ उच्च जाति के प्रभाव की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड तथा विचारों में परिवर्तन लाते हैं। अर्थात संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो निम्न जाति समूह है, निम्न हिंदू जाति समूह है तथा इसमें जनजाति भी है, वे सभी उच्च जाति के प्रभाव की दिशा में रीति रिवाज, कर्मकांडों एवं विचारों में परिवर्तन लाते हैं। तो संस्कृतिकरण प्रक्रिया का होना है, उच्च जातियों का अनुकरण है। इसी प्रकार संस्कृतिकरण एक द्विज प्रक्रिया है, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ निम्न जाति के ही लोग उच्च जाति के रीति रिवाजों, कर्मकांडों को अपना रहे हैं, अपितु कई बार ऐसा भी होता है कि उच्च जाति के कर्मकांडों, रीति रिवाजों को निम्न जाति
द्वारा अपनाया जाता है और निम्न जाति के कर्मकांडों को उच्च जाति द्वारा अपनाया जाता है, ऐसा भी होता है। इसका मैं उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहूँगी। जैसे कई बार कोई महामारी हो गई है या फिर कोई व्यक्ति उच्च जाति में बीमार है, तो हम उसे चिकित्सक के साथ साथ निम्न जाति के जो भी विश्वास होते हैं, जो कि छोटे मोटे विश्वास होते हैं, जो कि अधिकतर निम्न जाति समूह में या जनजाति समूह में प्रचलित होते हैं, उच्च जाति के व्यक्ति उसे अपनाते हैं, उसे कई बार उसका अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो उनका कहीं ना कहीं उसमें विश्वास होता है। तो यह एक बीज प्रक्रिया है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इससे आगे का अध्ययन हम अगली कक्षा में करते हैं। धन्यवाद।